दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। पहला जानकारी यह है कि भारत का क्रूड पेट्रोलियम का जो आयात है कहां से होता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वेनेजुएला का क्या है पूरा का पूरा मुद्दा, क्योंकि वेनेजुएला में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं और उसमें रशिया अमेरिका का क्या है भूमिका, क्या तीसरा विश्व युद्ध का श्री गणेश हो सकता है वेनेजुएला के मुद्दे पर। सबसे पहले यह है हमारा प्यारा भारत, भारत माता। और भारत के जो पश्चिम साइड है यहाँ पर है अरब सागर और भारत के पूर्वी भाग में स्थित है बे ऑफ बंगाल, ये है बांग्लादेश। और भारत का जो ऊपर है का जो हिस्सा है यहाँ पर चीन है, चाइना है। अगर आप बे ऑफ बंगाल, जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको बे ऑफ बंगाल का, बंगाल के खाड़ी का, यहाँ से अगर आप और पूरब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है दक्षिणी चीन सागर। क्या? दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर में ही एक छोटा सा टापू है, एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है ताइवान, और ये है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। ताइवान को सपोर्ट करता है अमेरिका, यानी इस क्षेत्र में विवाद है। मैं आपको ये पहले बता देता हूं कि आखिर विवाद कहां चल रहा है और कौन कौन सा क्या क्या लोकेशन है। तो ये जो हिस्सा है यानी भारत के, अगर आप पूरब आएंगे बंगाल की खाड़ी से आप पूरब आएंगे तो दक्षिणी चीन सागर में ताइवान है और ताइवान को सपोर्ट करता है अमेरिका। अमेरिका नेवी के द्वारा, अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है और चाइना के साथ इसका कन्फ्लिक्ट है। ताइवान का यह कहना है कि असली चाइना हम है। अब इस मुद्दा पर विस्तार से नहीं जाएंगे कि ऐसा वो क्यों कहता है। आप बस ये समझ लें कि यहाँ पर विवाद है और इस विवाद के पीछे अमेरिका भी है। चलिए थोड़ा सा अब आते हैं इस तरफ, यानी कि भारत से पश्चिम की तरफ। यहाँ पर तो अफ्रीका है। अब लेकिन क्या है कि मेरे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे स्पेस कम था तो बस अफ्रीका को मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अफ्रीका है, आपको ये समझ लेना है। भारत के नीचे तो हिंद महासागर है ही, इंडियन ओशन, जो इस तरीके से, क्या इस तरीके से कटोरा का आकार का है, जिसको अर्धचंद्राकार आकार कहते हैं। इस आकार को लिए हिंद महासागर यहाँ पर है। यह है अफ्रीका। अगर आप ये जो लोकेशन है इसको अगर आप देखेंगे भारत से पश्चिम, तो सऊदी अरब और सऊदी अरब का आसपास का जो रीजन है इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया के कौन कौन से वैसे हिस्से हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहा है। इजराइल भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा है। ये है सऊदी अरब, वाई फॉर यमन, और यहाँ पर है ओमान। क्या? ओ फॉर ओमान। ये है फारस की खाड़ी। क्या? फारस की खाड़ी। देखिए दुनिया भर में जो क्रूड पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम है, उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र फारस की खाड़ी है। अगर हम अपने देश भारत की भी बात करें तो ये जो फारस की खाड़ी है तो यहाँ से कच्चा पेट्रोलियम भारत आता है। दुनिया के कई हिस्सों में कच्चा पेट्रोलियम फारस की खाड़ी से जाता है। और ये जो फारस की खाड़ी से सटा हुआ देश कौन है? सऊदी अरब है। यहाँ पर है यूएई। ये क्या है? UAE। ये है ईरान, ये है इराक, और ये है कुवैत, K4 कुवैत, ये वाला है। यानी फारस की खाड़ी से ये सब सटा हुआ देश है। और ये क्रूड पेट्रोलियम का, यहाँ पर अगर बात किया जाए, क्रूड पेट्रोलियम का बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर उत्पादन होता है, यानी कि उनको या तो जमीन से या समुद्र से निकाला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक बात आप समझ ले, बहुत ही बेसिक बात। अगर क्रूड पेट्रोलियम के बारे में बात किया जाए, क्या क्रूड पेट्रोलियम के बारे में बात किया जाए, तो जो 72% कच्चा पेट्रोलियम है, क्या 72% जो क्रूड पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम है, उसको निकाला जाता है ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब क्या हुआ? दुनिया भर में जितना भी कच्चा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है वो ऑनशोर होता है, यानी कि वो मिट्टी पर, जमीन पर, चट्टान पर से निकाला जाता है। जबकि अगर 28% की बात किया जाए, क्या 28% का, तो 28% को निकाला जाता है ऑफशोर। यहां पर मैंने लिख दिया है क्या? ऑफशोर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दुनिया भर में जितना भी कच्चा पेट्रोलियम निकाला जाता है 28% ऑफशोर है, यानी वो समुद्र से निकाला जाता है। ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है ये ऑफशोर का है, यानी कि समुद्र में एक बेस बना हुआ है और वहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। तो 28% ऑफशोर निकाला जाता है और 72% ऑनशोर, यानी कि जमीन से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बातों को समझते हैं। अभी हम ये आपको बता रहे हैं कि दुनिया के कौन कौन से क्षेत्र में विवाद है। तो एक तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको यहां बताया कि यहां विवाद है। यहां विवाद क्यों है? क्योंकि ताइवान का यह कहना है कि असली चाइना हम हैं और चाइना का यह कहना है कि पूरा का पूरा ताइवान ही मेरा है। ठीक है,
यहां पर कुछ बातों को देख रहे हैं। सऊदी अरब और उसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, ये मिडिल ईस्ट है। यहां पर विवाद फारस की खाड़ी में भी हल्का फुल्का विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा अभी जो विवाद है वो लाल सागर में। कहां पर है, ये जो लाल सागर है यहां पर काफी ज्यादा विवाद है। ये है यमन, और यमन का जो पश्चिमी हिस्सा है ये वाला हिस्सा, यहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर से जो समुद्री जहाज गुजर रहा है उस पर हमला किया जा रहा है। अब हूतियों का यह कहना है कि इस रास्ते को हम ब्लॉक कर देंगे। हूतियों का ऐसा कहना है, हालांकि बंद करना काफी मुश्किल है। अमेरिका का नेवी भी यहां पहुंच चुका है। इसके अलावा अमेरिका के जो सपोर्टर देश हैं, जो नाटो के भी देश हैं, वैसे बहुत सारे देशों का नेवी यहां पहुंच चुका है। तो यह रास्ता ब्लॉक होने वाला नहीं है। हूतियों का सोच है कि इसको हम बंद कर देंगे, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड यहां से होता है। 12% जो वैश्विक ट्रेड है वो लाल सागर के रास्ते होता है, ठीक है। तो ये जो लाल सागर का स्थिति है, विवाद का बहुत बड़ा लोकेशन अभी फिलहाल बना हुआ है। इजराइल का विवाद हमास के साथ चल रहा है गाजा पट्टी में, तो यहाँ भी संघर्ष चल रहा है। तो दुनिया भर में कहाँ कहाँ संघर्ष हो रहा है वो मैं आपको इस मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। और ये जो रास्ता है, ये फारस की खाड़ी से आगे का ये रास्ता भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फारस का खाड़ी? क्योंकि भारत का जो क्रूड पेट्रोलियम है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। जैसे कि सऊदी अरब से जो भारत का कच्चा पेट्रोलियम आता है इसी रास्ते से आता है। ईरान से तो अब कच्चा पेट्रोलियम आना बंद हो गया है अमेरिका के प्रतिबंध के कारण, लेकिन इराक से अभी भी आता है, कुवैत से अभी भी आता है, जो यूएई है वहाँ से अभी भी आता है, तो इसी रास्ते से आता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जल संधि है इसको हारमुज कहते हैं, H4 हारमुज। तो ये जल संधि है, यानी कि यहाँ जो सागर है और यहाँ जो सागर है इसको जोड़ता है ये जल संधि, तो हारमुज है। तो ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हूती जो हैं, जो यमन के पश्चिमी भाग में यहाँ पर हैं, उनका ये कहना है कि इस रास्ते को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ऐसे तो काफ़ी मुश्किल है, इस रास्ता को ब्लॉक करना हूतियों के लिए लगभग ना के बराबर है, नामुमकिन जैसा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाए, ये रास्ता बंद हो जाए, तो भारत को क्या दिक्कत होगा? देखिए, आप ये समझिए, भारत क्या बिना क्रूड पेट्रोलियम के भारत चल पाएगा? भारत में क्या होता है, कच्चा पेट्रोलियम आता है कई जगह से। जो कच्चा पेट्रोलियम आता है उसको भारत में रिफाइन किया जाता है, और गुजरात का जामनगर है, भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी रिलायंस कंपनी का है जामनगर गुजरात में। तो वहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम को, और रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल इत्यादि का निर्माण होता है और फिर उसका इस्तेमाल होता है। पूरा हमारे भारत का जो इकोनॉमी है वो पेट्रोल डीजल पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। मान लिया जाए ये रास्ता अगर बंद हो जाए, कच्चा पेट्रोलियम आना अगर बंद हो जाए, तो भारत में कितनी बड़ी समस्या खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे देश को क्या करना चाहिए, और हमारा देश ऐसा करता भी है, कि कच्चा पेट्रोलियम का जो हम आयात करते हैं, हमारी निर्भरता सिर्फ कुछ ही देशों पर ना हो, हमारी निर्भरता कई सारी देशों पर हो। जैसे कि भारत अभी 39 देशों से कच्चा पेट्रोलियम यानी कि क्रूड पेट्रोलियम खरीदता है। अगर हाल फिलहाल की बात किया जाए तो भारत 2022 से सबसे ज़्यादा जो कच्चा पेट्रोलियम है वो रूस से खरीदता है। कहाँ से? रूस से खरीदता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कुछ और बात को करते हैं। हम ये बात भी कर रहे हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ विवाद अभी चल रहा है। तो रूस यूक्रेन के बीच भी विवाद चल रहा है, और यूक्रेन को बैकडोर से सपोर्ट कौन कर रहा है? यूक्रेन को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, यानी यहाँ भी अमेरिका इन्वॉल्व है। अब देखिए, यहाँ भी अमेरिका इन्वॉल्व है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है यहाँ भी अमेरिका का उपस्थिति है। ताइवान को भी पूरा सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। आखिर कोई देश किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण होता है मनी। क्या? उसके पीछे जो मेन कारण क्या है? मनी है। उसके पीछे मेन कारण होता है पूंजी। तो ऐसे में सवाल ये है कि यहाँ पर आखिर क्या क्या पूंजी है? तो जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है ये कच्चा पेट्रोलियम से भरा हुआ है। इसी वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन में क्यों है? क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि हम रूस को बैकफुट पर धकेलें। रूस क्या चाह रहा है? रूस चाह रहा है पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उस पर अपना इम्पैक्ट को बढ़ाना। अगर अभी की बात किया जाए तो दुनिया पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? दुनिया पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अमेरिका का है। अमेरिका किस तरीके से दुनिया पर अपना इम्पैक्ट डालता है? दुनिया का आप कोई भी हिस्सा देखिए, चाहे ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हो, या हिंद महासागर हो, या अफ्रीका हो, या दक्षिण अमेरिका हो, हर जगह आपको अमेरिकी सेना का बेस मिल जाएगा। क्या? हर जगह आपको अमेरिकी नेवी, अमेरिकी एयरफोर्स का बेस मिल जाएगा। तो हर जगह वो अपना सेना को फैलाए हुआ है।
अमेरिका, इस तरीके से। इसके अलावा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से अमेरिका द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम व्यापार होता है, खरीद बिक्री होता है वस्तुओं का, वो डॉलर में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, पूरी दुनिया भर में है। रशिया क्या चाह रहा है, चाइना क्या चाह रहा है, ये दोनों यही चाह रहे हैं कि अमेरिका के प्रभाव को कम कर दिया जाए। इस कारण से रूस और चीन एक साथ मिलकर पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उस पर अपना प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे हैं। दुनिया भर में जो भी खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम है, अब रशिया और चाइना का ये सोच है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अधिकार हो। और यही नहीं, रशिया और चाइना अपनी सेना का भी विस्तार दुनिया के कई हिस्सों में करते जा रहे हैं। अब अमेरिका की तरह ही रशिया और चीन भी अपनी सेना का विस्तार लगभग पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अफ्रीका में भी रशियन सैनिक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो उसका वागनर ग्रुप है, जो प्राइवेट लड़ाके हैं रशिया का, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट, यहाँ भी जो रशियन सेना है आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो रीजन है, यहाँ भी जो रशियन नेवी है वो गश्त लगाते आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। और चाइना का भी कुछ यही है, चाइना का भी जो नेवल बेस है वो अफ्रीका में भी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका वर्सेज रूस प्लस चीन में कांटे का टक्कर चल रहा है, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, चाहे वो हथियार के माध्यम से हो, चाहे वो पैसा के माध्यम से हो। चलिए कुछ और बातों को करते हैं। ये है तो अफ्रीका हो गया, ये मिडिल ईस्ट हो गया, ये रशिया हो गया, यहाँ पर यूरोप है। क्या यहाँ पर यूरोप है, ई फॉर यूरोप। अगर आप इससे और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ये है अटलांटिक महासागर, जो एस के आकार का है, इस आकार का है। ठीक है, अटलांटिक महासागर देखिए इस आकार का है, एस आकार का अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर दो महादेश हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महादेश और ये है उत्तरी अमेरिका महादेश। जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये मैप को बनाया है। दक्षिण अमेरिका ये पूरा का पूरा हिस्सा है। इस वीडियो के माध्यम से दक्षिण अमेरिकी महादेश का दो देश, वेनेजुएला और गुयाना के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर वेनेजुएला की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कच्चा पेट्रोलियम है, अगर वो किसी देश में पाया जाता है तो वो वेनेजुएला में ही पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं वेनेजुएला पर किसका किसका नज़र होगा। वेनेजुएला पर नज़र है अमेरिका का, वेनेजुएला पर नज़र है रूस का, वेनेजुएला पर नज़र है चीन का। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कच्चा पेट्रोलियम है वो वेनेजुएला में ही है। तो इस पर भी बात करेंगे और गुयाना का क्या मैटर है उस पर भी बात करेंगे। भारत से जुड़ा हुआ जो मैटर है थोड़ा सा बच गया है, तो चलिए उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हमारा देश की अगर बात किया जाए तो हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, और साथ ही साथ भारत 80% कच्चा पेट्रोलियम आयात करता है। अगर हमारे देश की बात किया जाए तो हमारे देश में जो डिगबोई है, जहां भारत में सबसे पहले कच्चा पेट्रोलियम मिला था, उसके आसपास का जो लोकेशन है वहां अभी भी कच्चा पेट्रोलियम वहां से मिलता है। इसके अलावा जो बॉम्बे हाई है, जो समुद्र का हिस्सा है, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया ऑफशोर। ऑफशोर मतलब क्या हुआ? समुद्र से कच्चा पेट्रोलियम को निकालना। तो ऑफशोर तरीके से जो बॉम्बे हाई है समुद्र में, वहां से कच्चा पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो 80% क्रूड पेट्रोलियम भारत बाहर से मंगवाता है, यानी दूसरे देशों से वो खरीदता है। कहाँ से? सऊदी अरब से, यूएई से, इराक से, कुवैत से, ईरान से। तो अब बंद हो गया है क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाने का धमकी दिया था, इस वजह से। इसके अलावा भारत रूस से भी कच्चा पेट्रोलियम खरीद रहा है, और अभी सबसे ज़्यादा कच्चा पेट्रोलियम भारत रूस से ही खरीद रहा है, क्योंकि 2022 में रशिया ने भारत को एक ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारा कच्चा पेट्रोलियम खरीदते हैं तो न सिर्फ हम आपको सस्ता कीमत में देंगे, बल्कि आपके बंदरगाहों तक ऐसे इस रास्ते से होते हुए हमारा शिप आपके बंदरगाहों तक कच्चा पेट्रोलियम को पहुंचा भी देगा। अब चूंकि भारत को सस्ता मिल रहा था तो भारत ने कहा कि ठीक है पहुंचा दो। लेकिन अब एक बात आपको और समझना है, रशिया ने भारत को ये कहा कि अगर आपको और भी ज़्यादा कच्चा पेट्रोलियम खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं और पहुंचा तो देंगे ही। लेकिन वैसे में सवाल ये है कि भारत का जो भरोसेमंद सप्लायर रहा है, यानी कि जो पारंपरिक सप्लायर रहा है, जहां से भारत शुरू से कच्चा पेट्रोलियम लेता रहा है, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, क्या भारत इनसे लेना छोड़ दे? नहीं, भारत को इनसे लेना बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, और भारत ने ऐसा किया भी नहीं है। भारत यहाँ से भी खरीद रहा है। हाँ, यहाँ से जो खरीदने का मात्रा है उसको भले ही कम कर दिया है, लेकिन यहाँ से खरीदना जारी रखा गया है। देखिए, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मान लिया रशिया के साथ कुछ ऐसा मैटर हो जाए,
रशिया कल के दिन चाइना के दबाव में ये बोल दे कि नहीं भारत, हम आपको कच्चा पेट्रोलियम नहीं देंगे, तो ऐसे में तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगा। इसलिए भारत ने क्या किया है, आपूर्ति स्रोत में विविधता को बरकरार रखा है। यानी जो भारत में सप्लाई हो रहा है, भारत में जो आपूर्ति हो रहा है उसमें विविधता है, यानी कई देशों से सप्लाई हो रहा है। ये जो रीजन है यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ देश जैसे A4 अंगोला और N4 नाइजीरिया, यहाँ से भी क्रूड पेट्रोलियम भारत आता है। तो विविधता रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ से आना बंद हो जाए किसी भी वजह से, तो बाकी का ऑप्शन खुला रहे। ठीक है, ये थोड़ा एक फैक्ट देखिए, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आप कहिएगा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक मतलब, देखिए भारत में होता क्या है, कच्चा पेट्रोलियम बाहर से आया और गुजरात में जो रिफाइनरी है या देश के अलग हिस्सों में जो रिफाइनरी है वहाँ पर उसको रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पैराफिन, मोम आदि बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए तेल का कीमत, इजराइल हमास वार, इजराइल हमास के बीच यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। ये लड़ाई अभी यहाँ तक पहुँच चुका है लाल सागर में, आपको पता होगा। मान लिया जाए इन फ्यूचर ये लड़ाई फारस की खाड़ी में पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए, इजराइल हमास वार अभी तो यहाँ है और यहाँ चूंकि पहुँच भी चुका है, लाल सागर में पहुँच चुका है। मान लिया जाए कि इन फ्यूचर ये लड़ाई फारस की खाड़ी में पहुँच गया और ये जो रास्ता है यहाँ से भारत में आता है क्रूड पेट्रोलियम, हो सकता है ये रास्ता इन फ्यूचर बंद हो जाए, तो उससे क्या होगा, उस वजह से भारत में कच्चा पेट्रोलियम आना कम हो जाएगा और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से तेल का कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए, रसिया से जो कच्चा पेट्रोलियम आ रहा है वो लाल सागर के रास्ते सामान्यतः आता है। लाल सागर में हूती हमला कर रहे हैं इजराइल और इजराइल से संबंधित जहाज़ों पर, लेकिन भारतीय जहाज़ों पर वो अभी हमला नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सप्लाई हो रहा है भारत में उसमें डाइवर्सिटी, विविधता होना चाहिए कि अगर हम वहाँ से ले रहे हैं, वहाँ कोई समस्या है तो चलो भाई यहाँ से बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से लेना छोड़ दें। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेनेजुएला का मैटर। नवंबर 2023 में भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भारत सरकार वेनेजुएला से कच्चा पेट्रोलियम खरीदने पर विचार करेगा। भारत पहले वेनेजुएला से कच्चा पेट्रोलियम खरीदता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत ने यहाँ से खरीदना बंद कर दिया और उसमें सबसे बड़ा कारण था अमेरिका का प्रतिबंध, यानी अमेरिका ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन इस पर लगा दिया था। ठीक है, तो अब भारत सरकार इन फ्यूचर वेनेजुएला से कच्चा पेट्रोलियम खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ संकेत ऐसा दिया गया है। अब भारत सरकार के द्वारा ऐसा संकेत इसलिए दिया गया है क्योंकि वेनेजुएला में 2024 में होने वाला है इलेक्शन और अमेरिका ने ये कहा है कि हम तुमको 6 महीना का मोहलत देते हैं। 6 महीना तक वेनेजुएला हम तुम पर जितना भी प्रतिबंध लगाए हैं सारे प्रतिबंधों को हम हटाते हैं, तुम अपना क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा पेट्रोलियम किसी को भी बेच सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर मोहलत 6 महीने का ही है, तो भारत सरकार खरीदेगा कि नहीं अब वो इन फ्यूचर डिसाइड होगा कि वहाँ पर किसकी सरकार बनती है। अब ऐसा क्यों, जरा इसको समझिए। अगर वेनेजुएला की अभी की स्थिति की बात किया जाए तो वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला की आबादी 3 करोड़ है। 2018 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, कहाँ पर, वेनेजुएला में। अमेरिका का ये आरोप था कि विपक्षी जो दल है वेनेजुएला का उसके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुआ है और निकोलस मादुरो चुनाव में धांधली करके राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका का ये सोच था कि वेनेजुएला में विपक्षी पार्टी का सरकार बने, जो सोशलिस्ट पार्टी है निकोलस मादुरो का उसका सरकार न बने, क्योंकि अगर निकोलस मादुरो की नीतियों को देखा जाए, क्योंकि ये इनकी विचारधारा सोशलिस्ट है, तो ये सीधे तौर पर रशिया को सपोर्ट करते हैं। जबकि वेनेजुएला का जो विपक्षी दल है जो 2018 के इलेक्शन में चुनाव हार गया था, विपक्षी दल अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि वेनेजुएला में जो सरकार है निकोलस मादुरो का, उनका रशिया के साथ संबंध और वेनेजुएला की जो विपक्षी पार्टी है उसका अमेरिका के साथ संबंध, ये क्या मतलब हुआ। तो देखिए, वेनेजुएला के बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चा पेट्रोलियम यहीं पर है और दुनिया में जितने भी शक्तिशाली देश हैं, चाहे अमेरिका है, रूस है, चाइना है, इनका सोच यही है कि दुनिया भर में जो भी इस तरह का खनिज संसाधन है उस पर अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो चूंकि रशिया जो है क्रूड पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्पादक है,
रसिया की जो क्रूड ऑयल कंपनियां हैं उनका भारी भरकम निवेश वेनेजुएला के ऑयल फील्ड में भी है। यानी वेनेजुएला की जो लोकल कंपनी है जो क्रूड पेट्रोलियम निकालने का काम करती हैं उनमें रशियन कंपनी का भारी भरकम निवेश है। अब चूंकि रशियन कंपनी का भारी भरकम निवेश है और वो निवेश तभी तक सफल रह पाएगा जब निकोलस मादुरो की सरकार हो, क्योंकि जैसे ही विपक्षी दल का यहाँ पर सरकार आएगा वो सरकार अमेरिका को सपोर्ट करेगा और यहाँ पर जितने भी रशियन कंपनी है उनको शायद निकाल दिया जाएगा। निकोलस मादुरो की वजह से ही जो रूसी कंपनियां हैं यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही 2024 में चुनाव होता है, मान लिया जाए कि विपक्षी दल का सरकार आता है जो अमेरिका को सपोर्ट करता है, तो विपक्षी दल सबसे पहले क्या करेगा पता है? जो भी रशियन कंपनी है उसको यहां से वो निकाल देगा और अमेरिकी कंपनियों को यहां पर वो आमंत्रण देगा। दोस्तों, अगर भारत की बात किया जाए कि भारत सरकार ने अभी 2 महीना पहले ऐसा बोला कि वेनेजुएला से हम क्रूड पेट्रोलियम खरीदने पर विचार कर रहे हैं। वेनेजुएला से जो रास्ता है, हालांकि काफ़ी लंबा रास्ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा रास्ता। अगर फारस की खाड़ी की तुलना में देखा जाए जहाँ से क्रूड पेट्रोलियम भारत आता है तो ये तो रास्ता छोटा है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी लंबा रास्ता है। ठीक है, तो चलिए, वो तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन पहले भी आता रहा है। वेनेजुएला का जो क्रूड पेट्रोलियम है थोड़ा सा मोटा है यहाँ का, लेकिन भारत में ऐसी रिफाइनरियाँ हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको वो पेट्रोल और डीजल में आसानी से कन्वर्ट कर दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला से क्रूड पेट्रोलियम भारत आ पाएगा इन फ्यूचर? अब देखिए, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि इन फ्यूचर क्या निकोलस मादुरो का सरकार रहता है 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बाद, या विपक्षी पार्टी का सरकार रहता है। अमेरिका ये सोचता है कि अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करें, भारी भरकम इन्वेस्ट करें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब विपक्षी पार्टी का यहाँ पर सरकार बने और निकोलस मादुरो का जो सरकार है उसका पतन हो जाए। अब वो तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम ये देखते हैं कि वेनेजुएला और गुयाना के बीच क्या विवाद अभी हाल ही में खड़ा हुआ है और उसमें अमेरिका और रूस का किस तरीके से भागीदारी है। ये जो 2 देश आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिकी महादेश का जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पर एक है वेनेजुएला और ये है गुयाना। वेनेजुएला के बारे में अभी मैंने काफ़ी बात किया है। वहां पर चूंकि 2024 में इलेक्शन भी होने वाला है और यूनाइटेड नेशन के जो पर्यवेक्षक हैं उनके निगरानी में वहां पर चुनाव होगा, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें धांधली का आरोप अमेरिका ने लगाया था। अब देखिए, वेनेजुएला और गुयाना के बीच विवाद है। विवाद के पहले कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। वेनेजुएला 1811 में आज़ाद हो गया था। सोचिए कितना पहले ये स्वतंत्र हो गया था। यहाँ की आबादी 3 करोड़ है, जबकि उसका जो पड़ोसी देश गुयाना है, गुयाना 1966 में आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हैं इरफान अली। यहाँ का आबादी है 8 लाख। कहाँ इसका आबादी 3 करोड़, कहाँ इसकी आबादी 8 लाख, तो इसके तुलना में एक छोटा सा देश है। अब दोनों के बीच जो विवाद है उसका सबसे बड़ा कारण है एसेकिबो क्षेत्र। क्या? एसेकिबो क्षेत्र। ये जो सैडेड रीजन है, देखिए, ये सबसे पहले आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये गुयाना है। ठीक है, और गुयाना का जो ये हिस्सा दिख रहा है ये है एसेकिबो क्षेत्र, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। वेनेजुएला जिसकी राजधानी काराकास है और गुयाना जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। वेनेजुएला का ये कहना है कि जो एसेकिबो क्षेत्र है वो क्षेत्र मेरा है। क्या? दोनों के बीच जो अभी सबसे रिसेंट विवाद है वो इसी बात को लेकर के है कि वेनेजुएला का ये कहना है कि गुयाना का एसेकिबो क्षेत्र मेरा है। अब एसेकिबो क्षेत्र पर दावा क्यों किया जा रहा है, जरा ये भी समझिए। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, जो एसेकिबो क्षेत्र है उसके आगे समुद्र में, क्या, जो एसेकिबो का पूरा रीजन है गुयाना के अंदर, जो पूरे गुयाना का 2/3 में फैला हुआ है, तो इस एसेकिबो रीजन के ऊपर जो समुद्र है वहां पर एक्सान मोबिल, क्या, एक्सान मोबिल एक अमेरिकी कंपनी है, इसने यहां पर, यानी एसेकिबो जो क्षेत्र है ये वाला, इसके ऊपर जो समुद्र है यहां पर एक्सान मोबिल नाम का अमेरिकी कंपनी ने क्रूड पेट्रोलियम खोजा है। यानी कि ऑफशोर, क्या, ऑफशोर क्रूड पेट्रोलियम खोजा है, यानी समुद्र में क्रूड पेट्रोलियम यहां पर खोजा है। अब देखिए, वेनेजुएला का ये कोशिश है कि अगर ये क्षेत्र हमें मिल जाएगा तो ये वाला क्रूड पेट्रोलियम भी मुझे मिल जाएगा। अब जरा इसको भी समझिए आप विस्तार से, जैसे कि हम अपने देश भारत से ही इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये है हमारा देश, ठीक है, ये है हमारा देश, यहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य। क्या? यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है समुद्र है, यहाँ पर अरबियन सागर है।
जो भारत का समुद्र तट है वहां से 200 नॉटिकल मील आगे, क्या वहां से 200 नॉटिकल मील, कितना 200 नॉटिकल मील जो भारत का समुद्र तट है, यहां से 200 नॉटिकल मील आगे तक जो समुद्र है, यहां पर जो भी खनिज संसाधन मिलेगा, कच्चा पेट्रोलियम आदि मिलेगा, उस पर भारत का अधिकार होगा। यह नियम किसी भी देश के साथ लागू होता है। जैसे कि ये जो हिस्सा है, ये समुद्र तट है, इसके आगे 200 नॉटिकल मील तक जो भी मिलेगा वो इस देश का ही होगा। तो यहां पर चूंकि क्रूड पेट्रोलियम का खोज हो चुका है, कायदे से वर्तमान स्थिति के अनुसार ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये किसके पास है, गुयाना के पास है, क्योंकि गुयाना के समुद्र से आगे है। तो ये इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये गुयाना के पूरा का पूरा कंट्रोल में फिलहाल है। वेनेजुएला क्या चाहता है, वेनेजुएला ये चाहता है कि जो कच्चा पेट्रोलियम मिला है उस पर मेरा अधिकार हो जाए, उस पर मेरा राइट हो जाए। तो इसके लिए वो क्या चाहता है, ये पूरा रीजन को वो हड़पना चाहता है, क्योंकि ये रीजन जब वेनेजुएला के पास आ जाएगा तो इसके आगे का जो समुद्र है 200 नॉटिकल मील तक, उस पर भी उसमें जो भी खनिज संसाधन मिलेगा उस पर वेनेजुएला का अधिकार हो जाएगा। लेकिन वेनेजुएला के लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों, भले ही वेनेजुएला का सेना गुयाना की सेना की तुलना में काफ़ी विशाल है, लेकिन आप ऐसे समझे गुयाना को डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का। अमेरिकी नेवी का जो दक्षिणी कमांड है उसका जो नेवी शिप है इस पूरे रीजन में गश्ती लगा रहा है। वेनेजुएला को हालांकि रशिया का सपोर्ट है, लेकिन गुयाना को भी अमेरिका का सपोर्ट है। तो ये काफ़ी मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है कि वेनेजुएला गुयाना पर हमला कर दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निकोलस मादुरो का जो कैरेक्टर रहा है वो एक अनोखा टाइप का कैरेक्टर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि वेनेजुएला यहाँ पर हमला कर दे। लेकिन वेनेजुएला के द्वारा जैसे ही गुयाना पर ऐसे कीबो क्षेत्र को हड़पने के लिए हमला किया जाता है, अमेरिकी फ़ौज तुरंत ही गुयाना को जितना भी मदद हो सकता है नेक्स्ट लेवल का वो मदद देना शुरू कर देगा। तो अब तो देखना है कि इन फ्यूचर होता क्या है। और जहाँ तक भारत की बात है कि क्या भारत वेनेजुएला से कच्चा पेट्रोलियम खरीदना शुरू करेगा, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब अमेरिकी प्रतिबंध यहाँ से अस्थायी रूप से हट जाए। और अमेरिका यहाँ से प्रतिबंध तभी हटाएगा जब यहाँ पर ऐसा सरकार का गठन हो जो अमेरिका के समर्थन वाला हो। यानी कि अमेरिका का यही सोच है कि निकोलस मादुरो को यहाँ से हटा दिया जाए। तो आप मोटे तौर पर ऐसे समझे कि जब तक यहाँ पर निकोलस मादुरो की सरकार है, भारत के लिए क्रूड पेट्रोलियम खरीदना काफ़ी मुश्किल है।